नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस दिन पार्लियामेंट के सारे एमपीज चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए सबसे बड़ा डिबेट कर रहे हैं, उसी दिन मोदी जी अपने सांसदों को बंगाल जीतने का प्लान बता रहे हैं। मोदी जी सांसदों को बता रहे हैं कि बिहार में जो कुछ आपने देखा, इससे बड़ा परिणाम बंगाल में देखने जा रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं मोदी इशारा कर रहे हैं कि बिहार से बड़ा खेला बंगाल में होने जा रहा है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी अपने सिस्टम के बल पर बंगाल भी जीतने जा रहे हैं, और इसी सिस्टम के बेस पर, आधार पर, क्या नेक्स्ट टारगेट मोदी का उत्तर प्रदेश है? अब यह सवाल जब मैंने आज देश के जाने माने इलेक्शन एक्सपर्ट योगेंद्र यादव से पूछा, तो योगेंद्र जी का कहना था कि मोदी धीरे धीरे वन पार्टी वन लीडर की तरफ बढ़ रहे हैं। सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। विचार वन वोटर लिस्ट का नहीं है, विचार वन का, वन नेशन, वन इलेक्शन, वन पार्टी, वन लीडर। ये मूल विचार ये है। ये मूल विचार जो है लोकतांत्रिक विचार नहीं, वहां। अब दोस्तों, योगेंद्र यादव ना सिर्फ इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, बल्कि आज की तारीख में इस देश में बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स में से एक है। उनसे मैंने आज ये जो डिबेट चल रही है पार्लियामेंट में, चुनाव में गड़बड़ी, धांधली, पैसा, ये सब कुछ, उस पर मैंने कई सवाल किए। अब दोस्तों, जितनी रिसर्च योगेंद्र यादव और उनकी टीम करती है इलेक्शन के प्रोसेस को लेकर, गवर्नेंस को लेकर, सरकार की धांधलियों को लेकर, मुझे नहीं लगता कि इतनी रिसर्च इतनी सीरियसनेस के साथ, इतनी गहराई के साथ कोई और कर रहा हो। और आज मैंने बहुत से ऐसे सवाल किए। अखिलेश का भी आप जवाब सुनेंगे योगेंद्र यादव से, उस पर भी उन्होंने भारी रिसर्च कर रखी। मैंने आज उनसे ये भी पूछा कि आप जिस तरह से देश की आज की राजनीति को देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि धीरे धीरे मोदी किसी ना किसी तिगड़म से बंगाल भी जीत लेंगे, तमिलनाडु में किसी स्टैलिन के विरोधी को खड़ा कर देंगे, पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब जीत लेंगे? करने क्या जा रहे हैं मोदी? मोदी का प्लान क्या है? वो चुनाव से पहले, बंगाल चुनाव से कई महीने पहले, ये क्यों कह रहे हैं कि बंगाल हमने जीत लिया? अब योगेंद्र यादव जी ने जिस तरह से मोदी के प्लान को या शाह के प्लान को डिकोड किया है, मुझे नहीं लगता दोस्तों कि देश में कोई दूसरा ऐसा शख्स है जो इतनी आसानी से सारा प्लान खोल सकता है, डिकोड कर सकता है। योगेंद्र जी, आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद में बहस है वोट चोरी को लेकर। उधर आज ही जो है आपका एक लेख भी बड़ा जबरदस्त छपा इंडियन एक्सप्रेस में। और सबसे बड़ी बात, सुबह की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने हमेशा की तरह कर दी। उन्होंने पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में कहा अपने सारे सांसदों से कि भाई, बिहार से जो गंगा निकली है जीत की, ये तो बंगाल भी जीतने जा रही है। और उन्होंने कहा कि 100% हम बंगाल जीत रहे हैं। यानी जीत का जो सिलसिला हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, बिहार में, वो बंगाल में थमने रुकने वाला नहीं। और कहीं ना कहीं उनका इशारा आगे की तरफ भी है कि हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश भी जीतेंगे, हम बाकी प्रदेश भी जीतेंगे, और जहां हमारी मौजूदगी नहीं है वहां भी हम कमाल करने जा रहे हैं। क्या ये जो कमाल है, या ये जो उनका आत्मविश्वास है कि अभी से हम बंगाल जीत चुके हैं, क्या इसके पीछे भी ज्ञानेश कुमार है? इसके पीछे यही खेल है जिसको आप परत दर परत उजागर करते चले जा रहे हैं। मोदी जी ने क्यों ऐसा कह दिया कि बंगाल हम जीत गए? पुराने जमाने होते तो मोदी जी की बात को बहुत सहज तरीके से लिया जा सकता था कि एक नेता का आत्मविश्वास है, नेता का एक बड़बोलापन भी होता है, और खासतौर पे कार्यकर्ताओं और बाकी साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आप चुनाव के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसी राजनीति की परिपाटी रही है, तो आप कह सकते थे ये बात। लेकिन जो आज का संदर्भ है चुनाव आयोग द्वारा बिल्कुल अंपायर की भूमिका छोड़ के प्लेयर की भूमिका करने का, संदर्भ है पश्चिम बंगाल में जिस तरह की एसआईआर के बारे में खींचतान हो रही है उसका, संदर्भ है इस संदेह का कि बीजेपी हो ना हो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके बंगाल के दुर्ग पे चढ़ाई करेगी। उस संदर्भ में जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो खटका होता है कि कहीं ये पहले से तय किए गए परिणाम को जस्टिफाई करने के लिए नैरेटिव बनाने की शुरुआत तो नहीं है। ये एक संदेह होता है जो कि आज से 10 साल 15 साल पहले ना होता, सामान्यतः ना होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के कहने से ये संदेह मुझे भी होता है।
और दिक्कत यह है कि चुनाव आयोग की आज इस देश में जो स्थिति हो गई है, उसके बाद किसी भी संदेश से आप इनकार नहीं कर सकते। आप योगिन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद एक नैरेटिव सेट करते हैं कि हम ये चीज़ जीतने जा रहे हैं, फिर अमित शाह सीटें बता देते हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं और इत्तेफाक से उतनी ही सीटें आती, और उसके बाद गोदी मीडिया के जो ओपिनियन पोल हैं, सर्वे हैं, वो भी वही चीज़ रिफ्लेक्ट करते हैं, और एक नैरेटिव बनने के बाद आपको लगता है एक खेल हो जाता है और फिर सबको स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं, नहीं, ऐसा तो भाई हुआ ही होगा। जब ओपिनियन पोल भी कह रहे हैं, मीडिया भी कह रहे हैं, मोदी भी कह रहे हैं, अमित शाह भी सीट गिना रहे हैं, तो फिर जीत तो होनी ही थी। क्या ये एक पूरा का पूरा एक तंत्र एक ही दिशा में काम कर रहा है जिसमें सारे पिलर्स, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव यानी सिस्टम हो, इलेक्शन की स्टेट मशीनरी हो, सब कुछ एक ही दिशा में चलता है जहां मोदी जी ले जाना चाह रहे हैं? ऐसा आपको शक होता है, संदेह होता दीपक भाई, मैं इतना ही कह रहा हूं कि आज की तारीख में आप इस संदेश से इनकार नहीं कर सकते। ये बात जरूर है कि इससे अपने आप में कुछ साबित नहीं हो जाता। ये बात भी हमें याद रखनी चाहिए कि पिछली बार भी बंगाल के बारे में 2021 में जब चुनाव हुआ था, तब भी ये सब बातें हुई थी, बड़बोलापन भी था, तब बड़े बड़े दावे भी किए गए थे, और कुछ गोदी चैनलों ने, पालतू लोगों ने तमाम तरह की दावे कर दिए थे, किताबें तक लिख दी थी कि बंगाल में बीजेपी कैसे जीतने वाली है इत्यादि, ये सब हो गया था। उसके बाद नहीं हो पाया। तो अभी से हम ये नहीं मान सकते कि यही होगा। लेकिन हाँ, पिछले 5 साल में चुनाव आयोग की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब हुई है, पहले से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज है चुनाव आयोग। और उस संदर्भ में जब प्रधानमंत्री इस तरह के दावे करते हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे वो सब होगा जो आपने जिक्र किया। अभी अमित शाह जी सीटें गिनाएंगे, फिर कोई सर्वे वाले आएंगे, फिर टीवी चैनल वाले आएंगे, दिखाएंगे कि ना इस बार तो हो ही गया बीजेपी का। ये सब बातें होंगी। तो ऐसा कुछ बैकग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके बारे में संदेह होता है। संदेह से अधिक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इन चीजों में जो बिल्कुल जो कुछ प्रमाण के आधार पे कहा जा सके उतना ही कह के मैं रुक जाता हूं सामान्यतः। है? लेकिन जब आप शक जाहिर करते हैं तो थोड़ा-सा लोगों का दिल घबराता है, क्योंकि जो आपकी क्या करें। पकड़ है, जो समझ है, वो कहीं न कहीं शक आपके जो है सच में बदल जाते हैं अक्सर। मैं एक अब आज के इश्यू पे आ रहा हूँ। आज कांग्रेस ने कहा और पार्लियामेंट में कहा, जब बहस चल रही थी वोट चोरी पर कि भाई कैसे सिस्टम ठीक करें। मनीष तिवारी ने कहा कि भाई देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो जिस तरह से आप इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रहे हैं, उनकी भर्ती हो रही, नियुक्ति हो रही, वही गलत है, उसको बदलना चाहिए। उसने कहा जब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी, शाह और राहुल गांधी ये 3 मिलकर करेंगे, तो मेजॉरिटी तो आप ही के पास है। 2 वोट आपके, 1 राहुल गांधी का, तो आप तो हमेशा जीतेंगे। उन्होंने कहा कि यही संवैधानिक है और इसको बदलिए। क्या आप इससे पूरी तरह से सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर संसद में एक कानून बनाया और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इनको इंक्लूड किया लिस्ट में और नाम के लिए राहुल गांधी को भी रख लिया? क्या बेईमानी यहीं से शुरू होती होती है? यही गंगोत्री है इस बेईमानी की? देखिए, इसके बारे में कोई शक हो नहीं सकता, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ था। केस में एग्जैक्टली यही आर्ग्यू किया गया था कि देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है जो 1950 में बनाई गई थी, तब लोग मान के चलते थे कि आंख की शर्म होगी, पर्दे में काम होगा, एक लोक लाज का सम्मान करते हुए काम होगा। ये देखते हुए संविधान की मूल व्यवस्था ये थी कि सरकार अपॉइंट कर देगी इलेक्शन कमिश्नर को। और सुप्रीम कोर्ट में जो केस गया था वो ये कि ये जो संवैधानिक व्यवस्था है ये सही नहीं है, ये संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है, इसलिए इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। और इसके लिए संसद, क्योंकि संविधान में लिखा गया था कि सरकार इसके बारे में कोई कानून बना सकती है, सरकार ने कोई कानून बनाया नहीं था, सरकार धड़ल्ले से अपॉइंट करती रहती थी। सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि हाँ, संविधान में जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में ये मान के चला गया था कि संसद जल्द ही एक कानून बनाएगी, क्योंकि संसद ने नहीं बनाया। इसलिए हम सरकार को निर्देश देते हैं कि वो ऐसा एक कानून तुरंत बनाए, नंबर 1। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो कानून कैसा होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस कानून में यह स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए कि व्यवस्थापिका यानी कि सरकार को
चुनाव आयोग की नियुक्ति में निर्णायक अधिकार नहीं हो, ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से जी। उन्होंने कहा। और यह सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप वो कानून नहीं बनाते, इस तरह का कानून जो हम आपको कह रहे हैं कि आप बनाइए, तब तक हम एक टेम्परेरी व्यवस्था कर देते हैं कि तब तक आप प्रधानमंत्री हो, चीफ नेता जस्टिस विपक्ष करो। हो और चीफ जस्टिस हो, 3 लोग करें। टेम्परेरी व्यवस्था थी। उन्होंने कहा कि आप एक कानून बनाइए जिस कानून में आप ये सुनिश्चित कीजिए। बिल्कुल ठीक है। टेम्परेरी व्यवस्था, जैसे ही ये बात आई, सरकार तुरंत कानून लेके आई। पर कानून क्या था? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसका ठीक उल्टा कानून है। उन्होंने कहा कि ठीक है, सरकार नहीं करेगी, 3 लोगों की एक कमेटी करेगी। 3 लोग कौन होंगे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का एक नॉमिनी और विपक्ष का नेता। इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि सरकार का दबदबा नहीं होना चाहिए, सरकार की निर्णायक भूमिका नहीं होनी चाहिए, ऐसा कानून बनाइए। ठीक उल्टा कानून बन गया। अब वही प्रशांत भूषण फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि साहब ये तो देखिए, जो आपने कहा था उसका उल्टा कानून इन्होंने बना दिया है, अब इसको जरा रोकिए। सुप्रीम कोर्ट उसको रोक नहीं पाया, उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा चलिए अब आप इसकी सुनवाई कर लीजिए। सुनवाई भी अब कई साल हो गए हैं, उस केस की सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के ठीक उल्टा सरकार एक काम करती है। और जब कोई जाता है कोर्ट में कि उल्टा काम कर दिया, आप कुछ कर दीजिए ना, तो सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है उसकी सुनवाई का। तो इसलिए मनीष तिवारी जो आज कह रहे हैं, 100% सही बात है कि इस देश में अगर चुनाव आयोग की, मोटी बात आपको ध्यान होगी, फिर क्रिकेट की जी। मैं मिसाल लेता हूं। आज से 20-30 साल पहले कायदा क्या होता था? जिस देश में मैच होगा उस देश का अंपायर होगा। और आप जी। जानते हैं किस किस तरह की बातें हुआ करती थी। लोगों को खाली एक बेचारा पाकिस्तान का अंपायर याद रहता है, लेकिन कई देशों में इस तरह के खेल हुआ करते थे। और उसके बाद फिर ये हो गया कि नहीं साहब, ये नहीं होगा, एक न्यूट्रल अंपायर हुआ करेगा। बिल्कुल ठीक है ना? जी। एग्जैक्टली यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि भाई न्यूट्रल लोग इलेक्शन कमीशन में हुआ करेंगे। जो जो बड़ी बात योगेंद्र जी कह रहे हैं दोस्तों, उनका ये कहना है कि भाई जब कानून जो है वो निष्पक्ष नहीं है इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का, तो फिर हम अपेक्षा क्या करें? अगर बेईमानी का प्रोसेस किसी की नियुक्ति से ही शुरू हो रहा है, तो फिर आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं आगे? या बड़ी मतलब ऐसी बात की जिसका कोई मुझे तो कोई आंसर नहीं दिखता है। और आपने एक साथ में एक चीज़ और जोड़ दी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो अदालतें हैं, वो भी अल्टीमेटली दब जाती हैं कहीं न कहीं। ये भी एक बात निकल के आ रही है आपसे बातचीत में। लेकिन आज अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने बाई इलेक्शंस का हवाला दिया और उन्होंने स्पीकर से कहा कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, सब मैं सबूतों के आधार पे कह रहा हूँ। और वो सारे सबूत लेके भी आए थे, दस्तावेज लेके आए थे। उन्होंने कहा कि मेरे पास सारी चिट्ठियाँ हैं, जो मैंने इलेक्शन कमीशन को भेजी। जो मैंने सारी जानकारियाँ दी, उसमें इलेक्शन कमीशन, सरकार सबको टैग किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उनका ये कहना था कि बाई इलेक्शन जितने भी हुए हैं योगी सरकार में, उसमें खासकर उनके वोटरों के वोट काटे गए, नंबर 1। और नंबर 2, वोटिंग के दिन वहां-वहां लाठी पुलिस ने चलाई, कहीं-कहीं रिवॉल्वर निकाल ली, असलहा निकाल लिया, रोक दिया मोहल्लों में जाके। और उन्होंने रामपुर का हवाला दिया, मिल्कीपुर का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वोटर ही जब नहीं जाएगा, उसी को रोक दिया जाएगा, किसी कार्ड के नाम पे बंदूक से डरा के। और ये सब काम पुलिस कर रही है। तो फिर हम कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? अब ये जो एक स्थिति है कि वोट भी हम काटेंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी का वोट हो, और मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, जैसे मुस्लिम्स के वोट काट दिए, यादव के काट दिए, या उनका जो अति पिछड़ा समाज है उसके काट दिए, या जो उम्मीदवार की कास्ट है उसकी कास्ट के वोट काट दिए। वो तो एक तो वोट काट दिया बहुत सिलेक्टिव तरीके से। और फिर उन्हीं पॉकेट्स में, जैसे मुसलमान के इलाके हैं, मुस्लिम इलाके हैं, वहां जाके पीएसी आपने तैनात कर दी, किसी को थप्पड़ मार दिया। ये सारे विजुअल्स उन्होंने कहा कि हमारे पास है। ये क्या स्थिति है? इससे कैसे निपटा जाएगा? और कोई सुनवाई नहीं है। दीपक भाई, इनमें से 2 केसेस को मैंने अपनी आंख से खुद जांचा। क्योंकि कोई नेता आरोप लगा देता है, उतने भर से मैं संतुष्ट नहीं होता। मैं कहता हूं भाई आप प्रमाण भेजिए तो मैं खुद अपनी आंख से जांच करूंगा। 2 उदाहरण बताता हूं। रामपुर का तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, पूरी दुनिया ने देखा था। जी। कुंदरकी में एक उपचुनाव हुआ। कुंदरकी मुरादाबाद जिले की एक विधानसभा क्षेत्र है, जहां जी। लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हुआ है। पिछले साल ही उपचुनाव हुआ। ये वो जगह है जहां समाजवादी पार्टी हमेशा जीतती रही है, उसके सामाजिक समीकरण की वजह से। वहां मुस्लिम और यादव लोग काफी संख्या में हैं। और समाजवादी पार्टी बुरे से बुरे चुनाव में भी वहां जीतती रही है, लोकसभा चुनाव में भी जीती। लोकसभा चुनाव के बाद कुंदरकी में एक अद्भुत घटना होती है।
वोटर लिस्ट का रिवीजन होता है, और जिन जिन बूथ पे सपा के बहुत अच्छे वोट थे वहां भारी संख्या में वोट काटे जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, वोटिंग वाले दिन जो आंकड़े दिखाते हैं, जो जमीन पे हुआ वो ये था कि थानेदार पिस्तौल लेके चल रहा है वहां पे, लोगों को भगा रहा है। जी हाँ। और जी आंकड़ों में जो दिखाई दिया, जिन आंकड़ों की मैंने खुद अपनी आंख से जांच की, जिन जिन बूथ में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, जहां लोकसभा चुनाव में सपा बहुत बड़े मार्जिन से लीड की थी, वहां अभूतपूर्व तरीके से टर्नआउट गिर जाता है। मुश्किल से 10%, 15%, 12% टर्नआउट हो रहा है सारे मुस्लिम इलाकों में। और अंततः क्या होता है, जिस कॉन्स्टिट्युएंसी में सपा कभी नहीं हारी, वहां बीजेपी 1 लाख वोट से जीतती है। वहां पे कुंदरकी में हुआ है, अभी अभी की घटना है, पिछले साल की घटना है, जी। उपचुनाव की। दूसरा, जो अखिलेश यादव ने मऊ का जिक्र किया है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है, पूरे देश का भी इस पर ध्यान नहीं गया है। एसआईआर में क्या हो रहा है? जी। एसआईआर में वो कहते हैं कि देखिए, बनी हुई एसआईआर जिस तारीख को शुरू हुआ, उस तारीख को जो लिस्ट में जिन जिन लोगों का नाम है, उनके घर जाके हम उनको एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे। ठीक है, आप एन्यूमरेशन फॉर्म भर दीजिए और अपना दे दीजिए, आपका नाम आ जाएगा। मऊ में जो हुआ वो ये हुआ कि 4 नवंबर को एसआईआर शुरू होना था, और सितंबर और अक्टूबर के महीने में 20,000 लोगों का नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। अब इसका परिणाम आप समझिए, उन लोगों के घर एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो तो वोटर लिस्ट पे है ही नहीं, प्री एग्जिस्टिंग पुरानी वोटर लिस्ट पे नहीं। अब ये खुराफात मैंने देश में कहीं और होते नहीं देखी थी कि जी। आप एसआईआर होने से 2 दिन पहले वोटर लिस्ट से नाम कटवा दीजिए, जी। ताकि वो एसआईआर की प्रोसेस में उनके घर एन्यूमरेशन फॉर्म ही नहीं जाएगा, जी। एन्यूमरेशन फॉर्म भरने से वो वंचित हो जाएंगे। ये खेल हुआ है मऊ में, जी। जो कि पूरी एसआईआर की प्रोसेस को एकदम नकारा कर देता है। और अगर ये होगा तो मतलब देश में वोटर लिस्ट की क्या सेंटिटी बचेगी? तो ये दोनों सवाल जी। जो उन्होंने उठाए बहुत बड़े सवाल है। नहीं, अखिलेश ने 2 और सवाल उठाए और मुझे लगता है क्योंकि अखिलेश बहुत तैयारी के साथ आए थे और फिर उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट भी है। उन्होंने कहा कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड, उसमें सारा पैसा बीजेपी ले गई, कुछ पैसा कांग्रेस को मिला, हमको एक पाई नहीं मिली उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो हमको कॉर्पोरेट का पैसा नहीं मिलता और हमें कोई चंदा नहीं मिलता। हम तो जो पैसा अपने खुद मैनेज कर लें या जो भी हम कर लें तो उससे हम चुनाव लड़ते हैं। तो पैसा हमारे पास है नहीं, और अगर जिनके पास पैसा होता भी है वहां आप छापा डाल देते हैं। अगर थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा भी किया, भाई चलो भाई ठीक है, 10-15 करोड़ यहाँ इकट्ठे किए, 5 करोड़ यहाँ किए, तो पैसा तो खर्च होता ही है। उन्होंने कहा उस पैसे पे आप छापा मार देते। तो आपने पैसे से भी हमको पूरी तरह से आप कह सकते हैं, मैं कंगाल तो नहीं कहूंगा, लेकिन पूरी तरह से जीरो कर दिया हमें, नंबर एक। और नंबर दो, कि जैसे ही चुनाव आता है आप कोई 10,000 रुपए की स्कीम शुरू कर देते हैं। चुनाव आया, आपने 10-10 हजार रुपए बांटने शुरू कर दिए और कई हजार करोड़ रुपए बांट दिए। और चुनाव आयोग को जब हम शिकायत करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो वो कह रहे हैं कि जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो संसाधन है, वहां भी आप हमें कहीं ना कहीं उसको भी पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, और इसके अलावा वोट भी काट देते हैं, और जो वोटर हमारा जाता है उसको भी आप निकलने नहीं देते। तो किस सूरत में हम चुनाव जीते? फिर भी हम कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं सिस्टम को। बिल्कुल, ये क्या है? यही खेल हो रहा है। और ये दरअसल मेरे जिस लेख का आपने हवाला दिया उससे जुड़ता है। पूरी दुनिया में देखिए जो खेल है इस वक्त ये है, 21वीं सदी का डिक्टेटर ये नहीं कहता कि मैंने कल से इस देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है, संविधान स्थगित है, चुनाव नहीं होंगे ना। आजकल डिक्टेटर स्मार्ट हो गए हैं, फोन भी स्मार्ट है, बच्चे भी स्मार्ट हैं, डिक्टेटर भी स्मार्ट है। तो डिक्टेटर ये कहता है कि मैं तो एकदम संविधान के हिसाब से काम करूंगा, चुनाव बिल्कुल समय पे होंगे, और जनता जनार्दन का तो मैं सबसे ज्यादा सम्मान करता हूं, मेरे से ज्यादा कौन सम्मान करेगा। लेकिन चुनाव के जो नियम दुनिया भर के डिक्टेटर जो कर रहे हैं, 2 काम। पहला, एक तो ये कि चुनाव आयोग या जो भी चुनाव की कंट्रोलिंग बॉडी है उसको आप अपनी जेब में कर लो, एक तो अंपायर अपनी जेब में कर लो, और दूसरा रूल ऑफ द गेम आप ऐसे बना दो कि विपक्षी के लिए जीतना असंभव नहीं तो असंभव प्राय तो जरूर हो जाता है। तो रेस होगी साहब, रेस में ये होगा कि योगेंद्र यादव तो सीधा
मैदान पे दौड़ेंगे और दीपक शर्मा से कहा जाएगा कि आप पहाड़ी के ऊपर चढ़िए, और दोनों को 100-100 मीटर दौड़ाया जाएगा और कहा जाएगा अंत में योगेंद्र यादव जीत गए, देखिए ना कितने मेधावी हैं, बहुत अच्छा इन्होंने जोर लगाया। और फिर टीवी वाले फोटो खींचने और ताली बजाने आ जाएंगे, कोई नहीं बताएगा कि दीपक शर्मा को पहाड़ी पे दौड़ने को कहा गया था। तो अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो कुल मिला के यही थी। ये जो जी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल बॉन्ड का है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा हम सब जानते हैं वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग था, वो तो बाई चांस खुल गया पहली बार, अदरवाइज तो वो चीज दबी रहती। और मोटे तौर पे जिस जिस पार्टी की सरकार थी, जिस जिस पार्टी की राज्य सरकारें थी, उनको छोटा मोटा टुकड़ा मिल गया, और जिसकी केंद्र सरकार थी उसे सब कुछ मलाई उसको मिल गई। अखिलेश जी के उन जमानों में राज्य सरकार भी नहीं थी, तो जाहिर है उनकी जेब में कुछ भी नहीं आया। लेकिन वो जो असली बात कह रहे हैं कि भाई आपने संसाधन समाप्त कर दिए, हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में दे दिया, कुछ भी छोटी मोटी बात हो आप झूठे केस बना बना के जेल में डाल देते हैं। आजम खान के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद किस आदमी की हिम्मत होगी कुछ बोलने की, जी है ना? किस किस तरह के नियम ढूंढ करके उनके बेटे को अंदर किया जा रहा है। तो ये सब करने के बाद कैसा फेयर इलेक्शन बचा है इस देश के अंदर? और ये जो हम चर्चा, ऊंची चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव सुधार कैसे हो, अरे भाई जो न्यूनतम है उसको बचाने की चर्चा कीजिए। तो अखिलेश यादव का जो चिंता है वो बिल्कुल वाजिब चिंता है, और इस देश के हर उस व्यक्ति की चिंता होनी चाहिए जो इस देश में कम से कम एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहता है। वो नहीं जी। बचा है। आज आपने अपने लेख में, इंडियन एक्सप्रेस के लेख में बड़ी बातें करी आपने, और उम्मीद भी है जब योगेंद्र यादव लिखते हैं तो उसके अंदर कंटेंट तो होता। आपने कहा कि भाई 5 करोड़ से ज्यादा वोट काटने की तैयारी है देश में। आपने ये भी कहा कि भाई रिफॉर्म करके, सुधार करके क्या करेंगे, जो गड़बड़ियां हैं पहले उसको रोको। और जाहिर तौर पे जो 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 आपने लिखा है वही आज पूरा विपक्ष उन्हीं बातों को कहीं ना कहीं घूम घूम के बोलता रहा है। और वहां मैं देख रहा हूं कि सदन में ना अमित शाह बैठे हुए हैं, ना मोदी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कुछ भाजपा के सांसद बैठे हुए हैं। एक बड़ी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप पॉलिटिकल थिंकर भी हैं, एक इस देश के पॉलिटिकल थिंकर्स में एक हैं, बड़े पॉलिटिकल थिंकर्स में। क्या आपको लगता है, चलिए भाई ठीक है, एक फार्मूला बना लिया इलेक्शन कमीशन का इन्होंने, क्या आपको लगता है ऐसे करके एक एक ये राज्य जीतते चले जाएंगे? बंगाल भी जीत लिया किसी जुगाड़ से, उत्तर प्रदेश जीत लिया, उत्तराखंड को रिटेन कर लिया, पंजाब में अकाली दल के साथ चले गए, एक लेवल में जाके तमिलनाडु में एआईडीएमके को उठा देंगे, उसको लॉजिस्टिक मदद दे देंगे। मेरा कहने का मतलब इनका डिजाइन क्या है, मोदी जी और शाह साहब का डिजाइन क्या है नेक्स्ट 5 ईयर्स का, 4 ईयर्स का? मैं ये जानना चाह रहा हूँ योगेंद्र जी। डिजाइन है जिसको पॉलिटिकल साइंस में कहा जाता है कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म, जिसका मतलब है कि आप व्यवहारिक रूप से फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एक अधिनायकवादी व्यवस्था है, लेकिन वो व्यवस्था इस बात का दिखावा रखना चाहती है कि देखिए हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, देखिए हम तो लोकतंत्र के माध्यम से आए हैं, देखिए जनता हमारे साथ है। और ये बात सिर्फ बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अंदर भी दिखाने की मजबूरी। 21वीं सदी का डिक्टेटर इस मजबूरी में जीता है, उसको और कोई मतलब मजबूरी बाबा नहीं। साहब को भी हम चरण छूते हैं, बाबा साहब का जो है हम सारे कार्यक्रम भी करते हैं, अंबेडकर साहब के संविधान को माथे पे संविधान को भी लगाते चूमते हैं, हैं, हम माथे पे वो लगाते सब हैं। जी करेंगे। और देखिए 21वीं सदी के डिक्टेटर के लिए एक मजबूरी है कि उसे ये साबित करना है बाहर की दुनिया को और अंदर की दुनिया को। जिन देशों में लोकतंत्र की पुरानी परिपाटी नहीं है, वहां केवल बाहर की दुनिया को दिखाना होता है, नाटक करना होता है, अंदर वालों को दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं, उन्हें आदत नहीं। रूस में आपको ये नाटक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूस की जनता को 100 साल से इसकी आदत ही नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र की परिपाटी रही है, जहां लोगों ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन देखे, जहां लोगों ने बड़े बड़े सत्ताधारियों को धूल चटाई, वहां आपको बाहर ही नहीं अंदर भी दिखाना पड़ता है कि भाई हाँ देखिए कुल मिला के मामला ठीक चल रहा है, और देखिए जनता जनार्दन हमारे साथ है। तो खेल ये है, जो लॉन्ग टर्म खेल है वो ये है कि इस कॉम्पिटिटिव अथॉरिटेरियन सिस्टम, एक तानाशाही एक तरह की, जिसमें लोकतंत्र का एक चुनाव का स्वांग बीच बीच में हुआ करेगा, आडंबर। वो करने के आडंबर उसका वो रखा जाएगा। और वो करने के लिए सारी चुनावी व्यवस्था और रूल्स ऑफ द गेम को ऐसा बुनियादी रूप से बदला जाएगा कि चुनाव हो इसकी भी गारंटी हो, और चुनाव में बीजेपी जीते इसकी भी गारंटी हो।
और इसके लिए तीन बड़े काम हो रहे हैं, जिसे मैंने कहा था देश, काल और पात्र, इन तीनों को कंट्रोल करने का खेल हो रहा। क्योंकि 24 के चुनाव में जब बीजेपी को धक्का लगा तो जरूर किसी ने बैठ के सोचा होगा यार प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ तो मैनेज कर लिया था, फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी देश, मतलब इस देश के कुछ इलाके हैं, रीजन्स, क्षेत्र, स्थान, जहां पे बीजेपी का दबदबा नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन कीजिए, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और इन सारे इलाकों की सीटों की संख्या ही कम कर दीजिए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ओके। दूसरी समस्या क्या है? काल, मतलब कैलेंडर। चुनाव हर 6-8 महीने में हो जाते हैं और हर 6-8 महीने में झंझट हो जाता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। देखिए बिहार में 10,000 रुपए पकड़ाने पड़ गए हर औरत को, अब जी। तमिलनाडु में चुनाव हारने का खतरा ही है, देखिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो ये सारा झंझट 5 साल में एक ही बार हो जाए और एक बार सिर्फ मैनेज करना पड़े, और फिर वो एक बार मैनेज करने में तो इंडो पाक वॉर भी हो सकती है, कुछ ना कुछ बड़ा जी खेल जी। करके, एक बड़ा खेल करके एक बार मैनेज कर लिया जाए, रोज रोज का झंझट समाप्त हो। इसका जी उत्तर है वन नेशन वन इलेक्शन। और तीसरा खतरा था पात्र, मतलब कुछ लोग हैं, समाज के कुछ वर्ग हैं जो सब कुछ करते हुए भी बीजेपी के साथ नहीं है, तो उनका नाम वोटर लिस्ट से कम करवा दो। उसका उत्तर है एसआईआर। तो ये जो एसआईआर, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन, ये तीनों जो हमें तीन अलग किस्म की चीजें लगती हैं, दरअसल तीनों को जोड़ के देखें तो ये देश, काल और पात्र, तीनों को जी। परमानेंटली बीजेपी के पक्ष में करने का एक बड़ा बड़ा षड्यंत्र कह लीजिए, बड़ा डिजाइन है। एक उपाय है, डिजाइन है। डिजाइन है, वो खेला गया जी। बड़ा डिजाइन है। बहुत आपने बहुत आसानी से चीजों को समझाया। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, आज जब हम सुधार की बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में, सारे सांसद विपक्ष के सत्ता के सब कुछ ना कुछ हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुधार हो, सिस्टम थोड़ा निष्पक्ष हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो। वहां बीजेपी कह रही, नई बात आज कही, बीजेपी की तरफ से सांसद ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन वन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट भी एक ही होगी। और तब उन्होंने कहा कि ये जो वन वोटर लिस्ट यही एसआईआर है। क्या इस तरह की भाषा से आपको ऐसा लगता है कि अब हम सीधे तौर पे वन पार्टी रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डिक्टेटोरियल रिजीम की तरफ बढ़ रहे हैं? लास्ट क्वेश्चन। देखिए, मान्यता और मूल विचार यही है। हालांकि वन नेशन वन वोटर लिस्ट में अपने आप में कोई बुराई नहीं है, और मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी इसकी हिम्मत दिखाए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं इस देश में पंचायती राज चुनाव और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव की वोटर लिस्ट अलग होती है, लोकसभा और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग होती है। इन दोनों को जी अगर एक कर दिया जाए, मुझे इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं लगती है। लेकिन जो मूल विचार, विचार वन वोटर लिस्ट का नहीं है, विचार वन का, वन नेशन वन इलेक्शन वन पार्टी वन लीडर, ये मूल विचार ये है। ये मूल विचार जो है जी। लोकतांत्रिक विचार नहीं, वहां दिक्कत बड़ी बात कही योगेंद्र जी ने। उन्होंने कहा कि भाई वन नेशन वन वोटर लिस्ट पर या वन इलेक्शन पर इतना एतराज नहीं जितना एतराज है वन पार्टी वन मैन वन लीडर। और वन का मतलब आज की तारीख में मोदी हो सकता, आज से 4 साल बाद 5 साल बाद वन का मतलब अमित शाह हो। योगेंद्र जी आप आए, खुलकर बात की, और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि इंडियन एक्सप्रेस में आज इनका लेख फिर से जरूर पढ़ें, और आंखें खोलने वाला लेख है। और योगेंद्र यादव जैसे पॉलिटिकल थिंकर, सोशल थिंकर, इन लोगों की, ऐसी शख्सियत की आज मुल्क को बड़ी जरूरत है। तो लॉन्ग लिव सर, लॉन्ग लिव सर, ऑल हैप्पीनेस टू यू, बेस्ट ऑफ हेल्थ, टेक केयर एंड बी अलाइव एंड किकिंग फॉर दिस कंट्री। आप जैसे लोगों की बड़ी जरूरत है, एहतियात रखें। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।